हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़े थे। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एसेंट भारत का प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिए। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि 6वीं शताब्दी में लोहे का प्रयोग कृषि में होने लगा था, जिस कारण से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का दौर चल रहा था। उससे समाजों का नगरीकरण हो रहा था, जिस कारण से 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद के अलग अलग राजा हुए, जिस कारण से राजा अपने महाजनपदों का विकास के लिए प्रयास कर रहे थे। इनमें से ही मगध जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। जी हाँ दोस्तों, तो जो मगध साम्राज्य था वो सबसे शक्तिशाली था। जो मगध साम्राज्य था उसका संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। मगध के शक्तिशाली होने का 3 कारण था। पहला था भौगोलिक स्थिति, दूसरा था आर्थिक स्थिति और तीसरा था राजनीतिक स्थिति। जी हाँ दोस्तों, जो पहला था भौगोलिक स्थिति, मगध जो महाजनपद था वो चारों तरफ नदियों के जाल से घिरा हुआ था, जिस कारण से अगल बगल का जो मिट्टी था वो काफी ही उपजाऊ था, जिस कारण से कृषि वहां पर अच्छा होता था। और पर्याप्त मात्रा में जंगल भी था, जिस कारण से जंगल से हाथी और लकड़ी भी प्राप्त होता था, जो महाजनपद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण था। और चारों तरफ नदी होने कारण से बाहरी आक्रमण का खतरा भी बहुत कम था। तो ये था महाजनपद के भौगोलिक स्थिति, जिस कारण से महाजनपद इतना शक्तिशाली हुआ। और आर्थिक स्थिति, खेती का स्थिति बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ था, जिस कारण से अनाज पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता था। और तीसरा कारण था राजनीतिक। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक कारण यह था कि यहाँ के राजा जो भी हुए वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ, जिस कारण से साम्राज्य का विकास बहुत तेजी से हुआ। तो उम्मीद करता हूँ मगध साम्राज्य के बारे में इतना जानकारी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, तो मगध वंशों का जो क्रम है वो इस प्रकार है। पहला जो वंश आया मगध महाजनपद का, वो पहला वंश था हर्यक वंश। जी हाँ दोस्तों, दूसरा था शिशुनाग वंश, और तीसरा वंश था नंद वंश, और चौथा वंश था मौर्य वंश। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे और चौथा वंश का अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हर्यक वंश से। तो हर्यक वंश का जो शासनकाल था वो 544 ईस्वी से 412 ईसा पूर्व तक था। जी हाँ दोस्तों, हर्यक वंश का जो शासनकाल था वो 544 से लेकर 412 ईस्वी तक था। हर्यक वंश के जो संस्थापक हुए वो बिंबिसार हुए। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, इसको याद कर लीजिएगा। बिंबिसार ने अपना राजधानी राजगिरी को बनाया। जी हाँ दोस्तों, हर्यक वंश का राजधानी राजगिरा था, इसको याद रखिएगा। बिंबिसार ने अपने वैवाहिक स्थिति से राज्य को मजबूत किया। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार ने 3 शादी किया। पहला था महाकौशल, जो राजा प्रसेनजीत कौशल महाजनपद के राजा थे, उनकी बहन थी महाकौशल। और दूसरा पत्नी था चेलना, जो वैशाली महाजनपद के लिच्छवी जनपद के राजकुमारी थी। ये चेलना से शादी हुआ। और तीसरा पत्नी था क्षेमा, जो पंजाब के बहादुर कुल से संबंधित थी। तो विवाह के जरिए अपना स्थिति मजबूत किया बिंबिसार ने। तो उम्मीद करता हूं यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और बिंबिसार ने ही अंग महाजनपद को, जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीतकर अपने राज्य में मिलाया, तथा अजातशत्रु उनका पुत्र था वहां का शासक बना दिया। तो उम्मीद करता हूं बिंबिसार से यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और बिंबिसार का जो राजवैद्य था वो जीवक था। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अगला शासक के बारे में पढ़ते हैं। अगला शासक हुए अजातशत्रु। जी हाँ दोस्तों, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का राजा बना। जी हाँ दोस्तों, अपने पिता के हत्या करने के कारण उन्हें प्रीतहंत के नाम से जाना जाता है। ये अजातशत्रु का दूसरा नाम है। अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम है कुनिक। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या है, तो कुनिक है। अजातशत्रु के माता का नाम था चेलना। जी हाँ दोस्तों, अजातशत्रु के समय ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई।
जिस कारण से प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। यह एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अजात शत्रु ने कौशल महाजनपद और बज्जी महाजनपद को जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो इस पॉइंट को भी क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ अजात शत्रु संबंधित पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जानते हैं अगला राजा के बारे में। तो अगला राजा हुए उदयन, जो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। और उदयन ने ही गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कराई। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने ही बनाया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और उदयन ने ही अपना राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। तो उम्मीद करता हूँ उदयन से जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा। तो ये था हर्यक वंश के कुछ महत्वपूर्ण राजा, जो पहला थे बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन। अन्य भी राजा हुए पर उनसे कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। तो हर्यक वंश के जो अंतिम राजा हुए वो नागदशक हुए। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट को याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक थे। और नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। ये पॉइंट है कि शिशुनाग वंश की संस्थापक शिशुनाग था। जी हाँ दोस्तों, और शिशुनाग ने ही अवंती महाजनपद को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। जी हाँ दोस्तों, और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को मिलाया। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा कि राजधानी राजा अपने अनुसार शासन करने के लिए चेंज करते रहते हैं। तो राजधानी के बारे में ध्यान दीजिएगा, कौन राजा अपना राजधानी कहाँ बना रहा है। तो उम्मीद करता हूँ शिशुनाग से संबंधित पॉइंट क्लियर हो गया होगा। शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना किया और अवंती को जीतकर मगध में मिलाया और अपना राजधानी वैशाली को बनाया। तो अगला राजा हुआ शिशुनाग वंश के था कालाशोक। जी हाँ दोस्तों, कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और कालाशोक के समय बौद्ध धर्म का दूसरा बौद्ध संगति, जी हाँ दोस्तों, दूसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म का दूसरा संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, वो कालाशोक के समय हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है इस वंश का अंतिम शासक। जी हाँ दोस्तों, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक वो नंदीवर्धन थे। और नंदीवर्धन को हत्या कर महापद्नंद ने नंद वंश की स्थापना किया। जी हाँ दोस्तों, तो यह पॉइंट को क्लियर रखिएगा। नंद वंश के संस्थापक महापद्नंद थे। जो नंद वंश के संस्थापक थे वो महापद्नंद थे। महापद्म नंद भारत का एकमात्र शासक हुआ जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण किया था। जी हाँ दोस्तों, महापद्मनम जो एकमात्र शासक हुए जो एकराट का उपाधि धारण किए थे। तो उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो महापद्मनम थे उन्होंने कलिंग विजय किया। जी हाँ दोस्तों, और कलिंग विजय के दौरान वहां से जैन धर्म के जिनसेन की मूर्ति मगध में लाया था। तो उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और नंद वंश का अंतिम शासक धानानंद थे। और धानानंद के ही समय सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो उम्मीद करता हूं कि नंद वंश से संबंधित यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं मगध साम्राज्य के हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के संबंधित राजाओं के बारे में जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिए और इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूट पाए। तो चलिए अभ्यास सत्र की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आज का सवाल है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल है हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है धनानंद, तीसरा ऑप्शन है महापद्मनंद और तीसरा है अजातशत्रु। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का दूसरा बौद्ध संगति। जी हाँ दोस्तों, किसके शासनकाल में हुआ था। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु,
दूसरा है बिंबिसार और तीसरा है महापद्म नंद और चौथा ऑप्शन है कालाशोक। यदि आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो उम्मीद करता हूँ भैया इस सवाल का जवाब आप अच्छे से दे पाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।